नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। आज न्यूज रूम में हमारे साथ जो शख्स हैं वो बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं, लेकिन एक ऐसा परिवार जो समाज से सरोकार रखता है, जागरूक है। एक ऐसे परिवार से हैं वो, कह सकते हैं कि अगर राजनीति की बात की जाए तो अपने पिता के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत की और राजनीति में शामिल हो गए। लेकिन अगर सियासी राजनीति की बात की जाए तो 1984 में वो इसमें शामिल हुए, लोगों के बीच अपनी एक पहचान बनाई। 2017 में बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी में शामिल हो गए। बात करें 2022 लोकसभा चुनाव की तो बीजेपी ने सपा का गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी से इन पर भरोसा जताया और इन्होंने उस भरोसे को और मजबूत करते हुए वहां से भारी जीत दर्ज की। उसके बाद योगी सरकार 2.0 में इन्हें मंत्री बनाया गया। आज हमारे साथ न्यूज रूम में जो शख्स हैं वो हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह। नमस्कार सर, न्यूज रूम में आपका स्वागत है। बहुत आपका धन्यवाद जी सर, आपका भी वेलकम, स्वागत जी। सर, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा कि आप अपने पिताजी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रेरित थे और इंस्पिरेशन मिलता था आपको, और कहीं ना कहीं राजनीति में आने का जो फैसला था वो भी उन्हीं विचारों में छुपा था। क्या ये सच है? निश्चित रूप से कहीं न कहीं किसी भी बेटे के जीवन में उसके माँ और पिता की बहुत अहम भूमिका होती है। उसके साथ ही साथ उनके माँ और पिता के आशीर्वाद के साथ साथ सामाजिक स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, क्षेत्र का वातावरण भी, और कई जीवन में विभिन्न बिंदुओं के ऐसे संदर्भ बनते हैं जो प्रेरणा व्यक्ति को देने का काम करते हैं। इन्हीं सब प्रेरणाओं के कारण और इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण हम लोगों को गांव के प्रधान से होते हुए, ब्लॉक प्रमुख से होते हुए, जिला कोऑपरेटिव बैंक से होते हुए, चाहे हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जिला कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन हो, से एमएलए होते हुए हम लोग इस सफर तक आज आम जन सरोकार से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जनता की सेवा भाव से करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की, खासकर दबे कुचले, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की सेवा के लिए, जो भी समाज पीछे है, खासकर ग्रामीण इलाके का हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारी गरीब महिलाएं, उनकी समस्या और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करने में आत्म शांति, सुख, चैन हमें महसूस होता है। सर, भले ही सामाजिक मुद्दों से सरोकार था परिवार का, लेकिन राजनीति के बारे में जब आपने अपने घर में बताया उस समय कि आप राजनीति में जाना चाहते हैं तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? मेरे पिता टीचर रहते हुए भी बेहद गरीब लोगों के बीच में सामाजिक सेवा बहुत ही सक्रियता से करने का काम करते थे और पूरे क्षेत्र में उनके प्रति लोगों का बड़ा लगाव रहने के साथ साथ तमाम जो दायित्व टीचर के साथ साथ अन्य हो सकते थे, विभिन्न कोऑपरेटिव सेक्टर में जुड़े जाना, विभिन्न पदों पर रहना, इनसे सरोकार रहने भर से ही हमें प्रेरणा मिली और साथ ही साथ एक उससे हम लोगों को एक गति भी मिली, एक दूसरे अन्य जैसे छात्र जीवन से हम लोग बाहर आए। बलराम सिंह यादव वहाँ से केंद्र में मंत्री रहे, प्रदेश में मंत्री रहे, वरिष्ठ नेता उस समय के थे, उनके साथ जुड़ने का अवसर मिला। 84 में आदरणीय बलराम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद का चुनाव लड़े। मैं उसी क्षेत्र में गिरौर विधानसभा का निवासी था और उस समय जुड़ने के बाद मैं यूथ कांग्रेस में उस वक्त सक्रिय हो गया था और मेरी बेस सक्रियता कार्यशैली का ही परिणाम था कि बलराम सिंह यादव ने गिरौर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपने इलेक्शन का मुझे प्रभारी बनाया। इलेक्शन जीतने के बाद भारत सरकार में वो मंत्री बने, तो उससे और हम लोगों को गति और सक्रियता मिली और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। 93 का पहला चुनाव कांग्रेस से ही लड़ने का, असेंबली का अवसर मिला और निरंतर वो कारवां शुरू होते होते चलता रहा। हम लोग लगातार कुछ चुनाव जीते, कुछ चुनाव हारे, लेकिन लगातार हम लोगों को जनता के असीम अनुकंपा, असीम सहयोग मिला और वो हमें एक सिंबल देता रहा कि हमें पीछे नहीं हटना है, आगे रहना। और बीच में तमाम अवरोध भी आए, राजनीतिक दुश्वारियाँ भी आई, सामाजिक दुश्वारियाँ भी आई। कतिपय लोग जो पूर्व से स्थापित थे उनके तरह तरह से पैंतरेबाजी भी हम लोगों को
झेलनी पड़ी, लेकिन मतलब निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहे। और यही सब एक कारण है कि आज लोगों का अपार इसने हम लोगों के साथ मिला है। और तमाम ऐसे क्षेत्र में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की आज स्थिति उतनी मजबूत नहीं रहनी चाहिए, सामाजिक दृष्टि से भी नहीं वहाँ मजबूत रही है, लेकिन वहाँ भी जब जब अवसर मिला तो हम लोगों को जनता के बल पर सफलताएं मिली। सर, एक लंबा सफर रहा आपका, ग्राम प्रधान से लेकर मिनिस्टर तक का सफर। परिवार का कितना सपोर्ट मिला आपको, अगर परिवार की बात करें तो? निश्चित रूप से परिवार पूरा साथ देता। आज भी दोनों बच्चे, मेरे एक बेटी 2 बेटे हैं जी। बेटी गुंजन के नाम पे मेरे सारे प्रतिष्ठान हैं। कारोबारी रूप से भी हम लोगों को काफ़ी कुछ आगे बढ़ने के अवसर मिले, तमाम कारोबार, और सब बेटी के नाम पे है। ये प्रेरणा देता है कि महिलाओं का सम्मान और बेटी के प्रति सद्भाव कितना होना चाहिए। तो बेटी की शादी 2007 में हुई, वो भारत सरकार में IRS अधिकारी हैं, कस्टम एक्साइज के। दोनों बेटे इंजीनियरिंग करने के बाद वो भी सामाजिक सेवा और व्यापार और कारोबार, कुछ उद्योग भी है, उसमें अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में इन्हीं सब सेवा भाव का परिणाम है। MBA दोनों बहुएं हैं। एक बहू जिला पंचायत की अध्यक्ष है फैजाबाद की जी। एक बेटा जिला कोऑपरेटिव बैंक का, जिसमें 3 बार मैं चेयरमैन रहा हूँ, 2 बार उनकी माँ चेयरमैन रही है। उसका भी दूसरा टेन्योर है, जिला कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के तौर पर आज चुनाव हुआ है। जिला उन्हीं की बड़े बेटे की पत्नी ब्लॉक प्रमुख है। तो इस तरह से सारे लोग अब तो पूरा सहयोग ही मिल रहा है, और जनता स्वतः उन्हें खींच के राजनीति में ले आई। हालांकि वो उस समय कारोबार व्यापार उसमें ज़्यादा है, लेकिन जिन्हें एक बार सुधा जनता ने पकड़े कहा कि नहीं आप वो करनी चाहिए। आज मुझे लगता है कि मैनपुरी फुलेरा दोनों डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को कम चिंता रहती है। सामाजिक तौर में बेटे पूरे दायित्व निर्वहन करने का काम कर रहा है। मैं पढ़ रही थी सर कि आपका पूरा परिवार जो है वो राजनीति में सक्रिय है। सर, परिवार का तो सपोर्ट आपको मिला, लेकिन क्या आप भी परिवार को उतना ही समय दे पाए जितना आपको देना चाहिए था? वो नहीं दे पाए, इसमें तो बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कंजूसी हुई है या कटौती हुई, क्योंकि कोई समय नहीं रहता हम लोगों का। अगर कहीं आने का, जाने का, खाने का, बीच में तो बहुत मेहनतें करनी पड़ी। तो उससे वो जो समय अपेक्षित परिवार के बच्चों को पढ़ाई में, लिखाई में, या व्यक्तिगत रूप से एक माँ और पिता को जितना देना चाहिए उतना समय नहीं दे पाए। लेकिन ये सही है कि बच्चों की माँ बेहद पारिवारिक दायित्व उन्होंने निर्वहन किया। एक तरफ परिवार को भी बहुत पूरा भरपूर तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन किया, और साथ ही साथ राजनीतिक तौर पर भी कदम से कदम मिलाकर हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में और सामाजिक रूप से दायित्व निर्वहन करने, दोनों में महती भूमिका मेरी पत्नी रीता सिंह की रही है। बिल्कुल। सर, आपने बच्चों की बात की, क्या आप अपने बच्चों के रोल मॉडल हैं, और अगर हैं तो कौन सी क्वालिटीज़ हैं आपकी जो आपके बच्चों को आप में पसंद आती, कहते हैं कि हाँ हम भी ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं? अब ये तो बच्चे जाने, मैं नहीं कह सकता। फिर भी सर कभी जिक्र लेकिन करते बच्चे होंगे। बहुत ओबीडियंट हैं। कभी वो आज भी बेचारे कभी सामने बैठ के 4 लोगों को कभी बात नहीं करते। हम लोग बोल रहे हैं कभी नहीं, जो गाँव की परंपरा है कि बुजुर्गों के सामने नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो कभी नहीं। आगे सामने अगर है और जो हमने कह दिया तो उसमें कभी कोई बहस का मुद्दा नहीं, वो अंतिम निर्णय। ये एक है परिवार में बहुत सद्भावना है, आत्मीय भाव है, समर्पण भाव है। ये मुझे लगता है कि हम लोगों का परिवार की अगर बात करें, और पूरे परिवार में कोई नॉन वेज नहीं, 100% शाकाहारी। सुबह भजन करना, भगवान की पूजा करना, नहा धो के सब लोग ईश्वर के प्रति आस्थावान है। और बहुत अच्छा, मैं तो कहता हूँ ऐसा परिवार सब ईश्वर सब लोगों को। सर, अगर इस बार के लोकसभा चुनाव की बात की जाए 2024 की, और देखिए 2022 में अगर खासतौर से मैनपुरी की बात की जाए जहां से आप आते हैं, मैनपुरी में भी एक कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग जो प्रदर्शन था वो रहा था 2022 में, लेकिन 2024 में वहां से हार मिली। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही जिसकी वजह से इस बार के जो नतीजे आए वो उस तरह के नहीं आए जैसे उम्मीद की जा रही थी? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों को मैनपुरी में मुझे जो आदेश मिला था बिल्कुल अंतिम मूवमेंट में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया कि चुनाव लड़ना, तो मेरी तो कोई तैयारी थी नहीं, ऐसा कुछ था। क्योंकि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ लगातार 80 जब से पार्टी का गठन हुआ भाजपा का, कभी भी चुनाव हम लोग
वहाँ नहीं जीत पाए। हमेशा समाजवादी पार्टी या विपक्ष का ही उस लोकसभा में कब्जा रहा है। उसके बावजूद भी जब आदेश था पार्टी का तो चुनाव आ गया। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहाँ उत्तर प्रदेश में जीती या हारे हर सीट पर हम लोगों का मत प्रतिशत गिरा पूरे प्रदेश में, लेकिन मैनपुरी पर यदि हम बात करें तो 19 के मुकाबले हमें मत प्रतिशत बढ़ा है। उस सीट पर भी जहाँ आज उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ से अखिलेश जी करेल से प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भी उसी लोकसभा का हिस्सा है। वहाँ भी 2022 का चुनाव जो अखिलेश जी के मुकाबले में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय SP सिंह बघेल साहब लड़े थे, उससे ज़्यादा हमें मतों की प्राप्ति हुई और मत प्रतिशत वहाँ उससे और बेहतर हुआ है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि लड़ाई हुई, लेकिन अब जीत और हार के कारण तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें एक महत्वपूर्ण यही है जो पूरे प्रदेश में है कि लोग, जो हमारे ही लोग तमाम ऐसे थे जो जिनको लगा विपक्ष का नारा आया कि 400 अगर सीटें मिली तो हम संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। वो भी एक कारण था। तमाम हमारा कैडर का एक समाज ऐसा था जो हमेशा परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा था। वो समाज इस बार पूरी तरह दूर हो गया। बड़ा वोट बैंक था वो, तो सीधा समाजवादी पार्टी को साथ चला गया। ऐसे बहुत सारी छोटी बड़ी परिस्थितियाँ थी, प्रदेश भर में थी, वो परिस्थिति वहाँ भी थे, लेकिन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा गया, परिणाम भी आए। लेकिन मैं कह सकता हूँ इससे हम लोग सेटिस्फैक्शन है कि कहीं भी वोट घटा, लेकिन मैनपुरी में 19 के लोकसभा के चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में उससे कहीं ज़्यादा मत प्रतिशत में अच्छा मिला है। सर, उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज हैं, आपके भी कई बयान इस बीच आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि 10 सीटों पर क्या रहेगा, किस तरह के नतीजे होने वाले हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक जो भ्रामक स्थिति पैदा करने का प्रयास लोकसभा के चुनाव में करते हुए पूरे प्रदेश के विभिन्न, खासकर SC ST के लोगों को बरगलाने का काम किया गया था कि आपका भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें मिलेगी तो आपका आरक्षण चला जाएगा, संविधान में परिवर्तन हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों से महिलाओं को प्रति महीने 8,500 रुपये के फार्म तक बांटने का काम कर दिया गया था। आज वो लोग अपने को ठगे सा महसूस कर रहे हैं। अब स्थिति साफ हो गई है और भ्रम से लोग बाहर निकल आए। उन भ्रम और झूठ पर आधारित जो प्रचार लोकसभा में विपक्ष के द्वारा किया गया था, उससे लोग बाहर आए हैं। हमें लगता है अपने को ठगा महसूस करने का ही एक कारण बनेगा कि हमें पुनः उत्तर प्रदेश में लोगों का जन समर्थन मिलेगा और हम बहुत बेहतर परफॉर्मेंस इन उपचुनाव में दे पाएंगे। सर, अगर पर्यटन की बात की जाए, आपके पास मंत्रालय है, तो क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ सालों में तेजी से जिस तरह से इस क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आया है, नए रोजगार, नए निवेश और आर्थिक तौर पर भी प्रदेश को मजबूत किया है, आपको लगता है बड़े बदलाव हुए हैं? देखिए, जहाँ तक जब मेरे ये परिवहन और अपना पर्यटन और संस्कृति का जिम्मा हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था और अखिलेश जी की जब सरकार थी उस समय के आंकड़े की यदि बात करें तो 16 करोड़ पर्यटक सालाना की उत्तर प्रदेश में आमद थी। 2023 के आंकड़े हमें बताते हैं कि हम 48 करोड़ पर्यटक आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश में कामयाब हुए हैं और हमें उम्मीद है कि इस साल के आंकड़े की बात करें तो बहुत ऊपर जाने वाले हैं, कई गुना उससे अच्छी स्थिति में है, आवक बढ़ी है। उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि उत्तर प्रदेश में 17 से पहले जब आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, उससे पहले उत्तर प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर के हालात थे बहुत खराब थे। और खासकर पर्यटन के लिए, पर्यटन एक उद्योग है, पर्यटन एक ऐसा विषय है जिसका कोई भी पर्यटक, कोई भी आने वाला, चाहे धार्मिक पर्यटक हो या अन्य पर्यटक हो, वो तभी उस स्टेट में या उस देश में जाएंगे जब उसके जीवन, मान सम्मान और सामान की सुरक्षा की गारंटी हो। तो 17 से पहले लोगों को लगता था कि उत्तर प्रदेश की यात्रा, उत्तर प्रदेश का पर्यटन खतरे से खाली नहीं है। अवैध हो सकता है, लूट हो सकती है और कोई घटना घटित हो सकती है, सम्मान को खतरा हो सकता है। और वो एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर था जिस वजह से उत्तर प्रदेश में पर्यटक आना पसंद नहीं करता था। लेकिन 17 के आने के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के फलस्वरूप कानून व्यवस्था की स्थिति चाक चौबंद हुई,
दंगा मुक्त प्रदेश बना, आए दिन दंगे होते थे, 3.5 साल में एक दंगा नहीं हुआ। अब उत्तर प्रदेश का विकास, उत्तर प्रदेश का आर्थिक मोर्चे पर सफलताएं ये सिद्ध कर दी कि निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश बदल रहा है। और बदल ही रहा, उत्तर प्रदेश के बारे में जो हमारे देश और विदेश की धरती पे जो लोगों का परफेक्शन था यूपी के बारे में, एक अवधारणा बनी हुई थी कि यूपी तो पिछड़ा हुआ, बोझ बना हुआ देश पर राज्य है, उसके बारे में लोगों को अब एकदम अवधारणा बदली है। पहले कभी यूपी के लोग कहीं जाते थे, अहमदाबाद चले, बम्बई चले, किसी स्टेट में जाते लोग बड़ा शक्की निगाह से देखते थे, धर्मशाला नहीं देते थे, होटल नहीं देते थे, 10 बार क्रॉस चेक करते थे, ऐसा नहीं पता लगा होटल का सामान उठा के रात में भाग जाएगी। आज उत्तर प्रदेश के बारे में अब ग्रोथ इंजन बनता हुआ उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ रहा है। यह तो उत्तर प्रदेश में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है तो आज हमें फक्र और गर्व महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों का मेहनत का ही परिणाम है, और आदरणीय योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि एक मुश्त 40 लाख करोड़ का निवेश के प्रस्ताव देश और विदेश के विभिन्न निवेशकों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। और कभी कल्पना नहीं की होगी कि आदरणीय मोदी जी के उपस्थिति में 11 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्तावों का एक बार में धरातल पर उतरने के शिलान्यास करने का काम लखनऊ की धरती पर होता है। और जहाँ तक पर्यटन की यदि बात करें तो पर्यटन के मामले में आज फक्र और गौरव से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहाँ पर्यटन ने अपनी पहुंच न बनाई हो, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में तो हम लोगों ने आमूल परिवर्तन किया है इन 2 सालों में। जहाँ हमारा कोई पहले अधिकारी भी नहीं होता था, अगर कोई अधिकारी एक मिलता था तो कमिश्नरेट पे होता था, जिले में कोई अधिकारी नहीं था। सारे प्रदेश में हर जिले में हमने जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद बनाई, अपना कार्यालय कलेक्टर से जगह दिलवा के खोलने का काम किया। जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के माध्यम से, जिसमें हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों को जोड़ा, सारे एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जोड़ते हुए उस परिषद का गठन करके सारे टूरिज्म की परियोजनाएं हों, नारी सशक्तिकरण की परियोजना हो या कल्चर की तमाम परियोजना, उन्हीं के माध्यम से उनकी रिकमेंडेशन को अधिकार देते हुए हम लोगों ने योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। अभी आप देखेंगे जो शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है तो हमारा संस्कृति विभाग ने ही नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से सभी प्रदेश के 75 जिलों में जितने भी ऐसे मंदिर हैं जो देवी के मंदिर हैं, उनमें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सारे इसी पर्यटन परिषद को हमने कलेक्टरों को निर्देश दे दिया है, पैसा भेज दिया है कि 9 दिन सप्तशती का पाठ होगा, रामायण का पाठन होगा, गीत संगीत होगा, और जितने भी भक्त लोग वहाँ आएंगे उनके स्वागत सम्मान साफ सफाई की व्यवस्था करके कार्यक्रम को भव्यता दिव्यता अलौकिकता देने का काम करेंगे। ये पिछले साल से शुरू हमने किया है, इस साल दूसरे साल है कि उसको और व्यापक करते हुए हम लोगों ने उसको कंटिन्यू करने का काम किया है। और यही नहीं, इन्हीं पर्यटन और जिला पर्यटन संस्कृति परिषद के माध्यम से हम लोगों ने हर जिले में, क्योंकि कोई ऐसा जिला नहीं जहाँ धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से कोई न कोई महत्वपूर्ण मंदिर ना हो, जहाँ जो आकर्षित करता हो, हर विधानसभा में इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के मंदिर हैं, देव स्थान हैं, आस्था के केंद्र हैं, उनको डेवलप करने का, वहाँ पर्यटन सुविधाएं विकसित करने का, उनको कनेक्टिविटी देने का, वहाँ पर्यटकों के लिए ठहरने का, वहाँ पर्यटकों के लिए और अन्य सुविधाएं, पेयजल की व्यवस्था, बेंचें, लाइटिंग, जो हो सकता है तो व्यवस्था देने का काम किया है। उसका परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश का पर्यटन बहुत तेज गति से आगे बढ़ पाया। बिल्कुल सर, हमारे न्यूज़ रूम में कुछ सहयोगी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। हेलो सर, अभी आपकी सरकार ने दुकानों पर नाम लिखने को लेकर एक फ़ैसला लिया है जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है। इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान भी आपने ऐसा फ़ैसला लिया था जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता जिस तरह से विपक्ष अभी विरोध कर रहा है, आने वाले चुनाव में इसको मुद्दा बनाएगा मतलब, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है? देखिए, किसी भी प्रदेश या देश की सरकार का नैतिक दायित्व होता है कि वो उस देश और प्रदेश में रहने वाले लोगों की भावनाओं का सम्मान करे। आप भी देख रहे होंगे कि पूरे देश में उत्तर से दक्षिण तक मंदिर के चढ़ावे में उनके लड्डुओं में मिलावट की खबरें, जूस में गंदी मिलावट की खबरें, अन्य फलों में मिलावट की खबरें, इस तरह की खबरें लगातार आ रही और जनता की भावनाओं को आहत करने का प्रयास हो रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि इस कानून के द्वारा
दुकानदार का नाम कोई हम कुछ जाते नहीं लिखवा रहे। हमारा प्रयास है कि दुकानदार का नाम, उसके फर्म का नाम, उसकी कंपनी का नाम स्पष्ट हो, ताकि हमारा जो भी ग्राहक उसका है, आम जनता जो खरीदार है, उसको मिलावट मुक्त सामग्री उपलब्ध हो सके। ये प्रयास है। इसी प्रयास के अंतर्गत हम लोगों ने निर्णय लिया है। और आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि हमारे निर्णय को, अभी तक तो कहते थे लोग भाजपा की ये निर्णय करती है, वो करती है, कांग्रेस की हिमाचल की सरकार ने भी डिटो करने का काम किया है। सर, इसी पर एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से देखिए वहां पर हिमाचल सरकार ने इसका ऐलान किया, लेकिन फिर पोस्ट किया और उसको फिर डिलीट भी कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस जो है वो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है? यहाँ पर उसका विरोध किया जा रहा है और हिमाचल में उसी फैसले का स्वागत किया जा रहा है, बल्कि उसे वहां पर लागू भी किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता? यही दो मुंहा राजनीति कहते हैं। और लोकतंत्र में आज जनता बहुत मुखर है, बहुत जानकार है, और एक एक चीज का, एक एक विषय का संज्ञान लेने का काम करती है। यही दोहरी नीति, यही दो मुंहा राजनीति जनता देख रही है। और लोकतंत्र में जन समर्थन और जन विरोध और जन भावना ही सर्वोपरि होती है। इसी का खामियाजा कांग्रेस ने लगातार भुगतने का काम किया और आगे भी यही इसी का खामियाजा, ऐसे सब तथ्यों का ही खामियाजा कांग्रेस भुगत रही है और आगे भी भुगतेगी। सर, आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है वो गांव के प्रधान से की थी, उसके बाद विधानसभा तक का सफ़र तय किया। गांव में अक्सर कहा जाता है कि जो प्रधानी का चुनाव होता है, प्रधान बनना, वो विधायक और सांसद बनने से ज़्यादा मुश्किल होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि स्थानीयता के जितने भी संघर्ष हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। आप गांव के प्रधान भी बने, मैनपुरी का तिलिस्म भी तोड़ा। दोनों में से सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या था? ये दोनों का बड़ा महत्व है। जो आपने एक ठीक कहा कि गांव के प्रधान का चुनाव सबसे क्रिटिकल और टिपिकल चुनाव होता है। वहाँ तो चुनाव राजनीतिक नहीं, बल्कि खानदान, 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक का इतिहास खंगाला जाता है कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे बाबा के साथ क्या किया, हमारे बाबा ने तुम्हारे बाबा के साथ क्या किया, और बहुत सारे 3 पीढ़ी के कुंडली उसमें निकाल के लाई जाती है। और मैं समझता हूँ उसमें जात, धर्म, वर्ग, खानदान सब चलता है। और वो चुनाव सबसे क्रिटिकल टिपिकल होता है, इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उस चुनाव में भी हम लोग जीते और सबसे कम उम्र के डिस्ट्रिक्ट के प्रधान थे। उस समय जब हम चुनाव जीते सबसे यंग प्रधान में ही था। और उस प्रधानी के कार्यकाल में सबसे बेस्ट अवार्ड उस डिस्ट्रिक्ट का प्रधान का भी मुझे ही मिला था। सर, अभी 10 दिन पहले जो है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्राइवेट मीडिया को साक्षात्कार दिया, जहां पे उन्होंने यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि यूपी में एसटीएफ अब स्पेशल टास्क फोर्स नहीं है, स्पेशल ठाकुर फोर्स है। तो सर, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर थोड़ा मतलब पीछे को जाएं तो आप देखेंगे कि 12 से 17 के बीच में जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय सारे लोग निसंकोच स्वीकार करते हैं कि उस समय दंगे, गुंडई, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, जमीनों पर कब्जे की आम शिकायत थी। प्रशासन पंग होकर रह गया था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। और स्थिति तो यहाँ तक थी कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। पूरे प्रदेश ने देखा, देश ने देखा, वो लोग महसूस करते हैं। आज अखिलेश जी को हर अपराध, आज जितनी, चाहे कन्नौज की घटना ले लें, अयोध्या की घटना ले लें, कुशीनगर की घटना ले लें, अन्य जो भी प्रदेश के जिले घटना की चर्चा करें, इन्हीं के समर्थक, इन्हीं के पदाधिकारी, इन्हीं के शागिर्द नेता, इन्हीं के जनप्रतिनिधि आखिर क्यों अपराधों में संलिप्त पाए जाते हैं? अखिलेश जी विशुद्ध रूप से जातिवाद की राजनीति पहली बार कर रहे हैं। पीडीए शुद्ध जातिवाद नहीं है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। तो अगर क्या प्रदेश खाली करके चला जाए यहाँ से? इस तरह की बात किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया को अच्छी नहीं लगती। लेकिन उनकी जात का आधार वही है, उनका एजेंडा भी वही है, उनकी, बल्कि मैं समझता हूँ अपराधी एजेंडे में सबसे पहले है उनका। तो अपराधी का दर्द रखना, और अगर दूसरी, इसको दूसरे मायने में बात करें, यदि समाजवादी, उनकी भी मजबूरी बचा रहेगी। यदि आज अपराधी को निकाल के बाहर कर दें, जिस तरह अपराधी सपा में निकाल देंगे, सपा में कोई बचेगा ही नहीं। तो इसलिए दर्द है उन्हें, भाई कुछ नहीं है, उन्हें पीड़ा है। जब भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है, दर्द अखिलेश जी को होता है। सर, एक राजनेता के तौर पर लंबा सफर रहा है आपका, लेकिन अभी भी कोई ऐसे 3 काम जो आपको लगता है कि बाकी रह गए, अधूरे रह गए और आने वाले समय में आप उनको पूरा करना चाहते हैं?
देखिए, निश्चित रूप से जो सरकार के निर्णय हैं, जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो कानून हैं, वो नीचे के स्तर तक, जैसा कि हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का उसका हक उसके दरवाजे तक पहुंचे। उसी पर हमारी दोनों सरकार है, केंद्र की सरकार भी, प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। तो हम लोगों का एक प्रयास ये होना चाहिए, जिसमें अभी भी कुछ कमियां हैं, कहीं ना कहीं बीच में लगता है कि कुछ हो रहा है। हालांकि सरकार ने उसमें 90% सफलता हासिल की है। जब राजीव गांधी कहा करते थे कि जितना रुपया हम भेजते हैं उसका कुछ प्रतिशत ही जमीन तक, वास्तविक हकदार तक पहुँचता है और रास्ते में कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है। तो एक तो यह कि जो योजना पहुँचे उनमें और गुणवत्ता और पारदर्शिता की टेक्नोलॉजी के माध्यम से आवश्यकता है और जिम्मेदारी की जरूरत है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिन पर इनका उपयोग दुरुपयोग हुआ है। तो ऐसे दुरुपयोग जहाँ एक और कानून से अच्छे परिणाम की अपेक्षा होती है, सामाजिक समरसता बनाने का प्रयास के लिए सब होता है, सामाजिक ताना माना मजबूत हो, जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी हो, लेकिन निर्दोष को भी कार्रवाई से बचाया जा सके, ये भी व्यवस्था साथ साथ करने की आवश्यकता आज महसूस की जा रही है। अन्यथा अगर मिसयूज होता रहेगा कानून का, यदि भले ही कतिपय मामलों में हो, उसका परंपरा धीरे धीरे बढ़ रही है, जो रोके जाने की जरूरत है। अच्छा सर, जब आप खाली होते हैं, खाली वक्त मिलता है, तो आपको क्या करना अच्छा लगता है अपने लिए? खाली नहीं होते सर, ये तो सभी जितने भी नेताओं से हम मिलते हैं वो यही कहते हैं कि खाली वक्त नहीं मिलता। बावजूद इसके कि अगर आपको खाली वक्त कभी मिले तो आप क्या करना चाहेंगे या क्या कुछ आप करते हैं? खाली वक्त यार मिले तो बस ईश्वर पे ध्यान करने का प्रयास होना चाहिए, क्यों सारी कृपा उसी की है। मैं तो माना मैं भी जो जहाँ हूँ, जो भी हूँ, जिस स्थिति में हूँ, ये सब ईश्वरी कृपा है। और भगवान शंकर की मेरे आराध्य देव हैं, तो उनकी असीम अनुकंपा का ही सारा का सारा परिणाम देखता हूँ। और जितना भी मैं उसकी प्रार्थना करते हुए ये प्रयास करता हूँ, मेरी ओर से किसी के साथ अन्याय न हो, लोगों को न्याय दिला सकूँ, समाज की बेहतरी में जो कुछ बन पड़े करूँ, देश और प्रदेश के विकास के लिए जो बन पड़े करूँ, यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए, न्यूज़ रूम में आने के लिए। तो हमारे साथ थे जयवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उनके जीवन से जुड़ी हुई जो तमाम बातें थी उन्हें समझने की हमने कोशिश की। न्यूज़ रूम में नेताजी की अगले एपिसोड में किसी नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।